स्टार्ट करें। सो इनवाइट करता हूं, प्लीज कमलेश सर आप आइए। ग्रीन मॉर्निंग पूरे ग्रीन प्राइम फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और बड़ी जल्दी जैसे हमने बात की थी पहले कि हम बहुत जल्द ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन मीटिंग्स हम करेंगे। तो लास्ट हम लोगों ने एक प्रोम और पोटाश के ऊपर एक अच्छा वीडियो बनाया था। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा उसको समझ आया। बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं, कई बार नॉर्मल ट्रेनिंग्स के अंदर उनको समझ में नहीं आता, राइट। तो हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को और एलेबरेट करने की। और थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग आज बहुत ध्यानपूर्वक, मेरे को पता ही हर बार की मीटिंग जो है मैं देख रहा हूँ आज बहुत सीरियसली आप सब लोग बैठे हो, इंतज़ार कर रहे हो। और मैं अपनी इस ग्रीन पैन फैमिली को दिल से नमन करता हूँ और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस मिशन को आगे लेके जाने के लिए, यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। Recording in progress. तो आज का जो विषय है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सीरियस टॉक होगी आज। और मैं चाहता हूं कि आप बेशक अपने कॉपी पेन अपने पास में रखो ताकि आपको पता चले, क्योंकि मैं भी रोज की रोज, मेरे को भी थोड़ा 10 मिनट इसलिए लेट हुआ क्योंकि मैं आपकी ये पीपीटी बना रहा था, क्योंकि थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जा सके, राइट। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, ऑलरेडी हम लोग 15-20 मिनट लेट हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत देर से ज्वाइन होते हैं, इसके चक्कर में हमें काफ़ी सारा लेट हो जाता है। नहीं हाँ आ सामने पे। तो मैं अभी जो पीपीटी है इसको बड़े ध्यान से, तो आज का जो ये पीपीटी है मैं आपको पीपीटी के जरिए भी और साथ में वर्बली भी आपको सारा ये समझाऊंगा कि किस तरह से जो है हम फर्टिलाइजर का रोल्स जो है हमारा ज़मीन के ऊपर और प्लांट्स के ऊपर रहता है। तो इसमें ध्यान देखिए कि आज जो विषय है जिसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं वो है सॉइल न्यूट्रिशन, द रोल ऑफ फर्टिलाइजर एंड माइक्रोब्स इन द सॉइल हेल्थ। मतलब कि जो हमारी धरती की ज़मीन की न्यूट्रिशन में फर्टिलाइजर का क्या रोल है और माइक्रोब्स का सॉइल की हेल्थ के ऊपर क्या रोल है। ये दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि कई बार हम लोग बिना कुछ समझे किसी भी प्रोडक्ट को रिकमेंड कर देते हैं या यूज़ कर लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है किस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और किस समय किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा कि आर यू रेडी? आप लोग रेडी हो प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, राइट? तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ अभी। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आपको सबको स्क्रीन दिख रही है, आप हम दिखा के मेरे को बता सकते हो कि स्क्रीन आप सब लोगों को दिख रही है, आवाज़ नॉर्मल प्रॉपर सबको दिखाई दे रहा है, परफेक्ट। चलो, तो हम लोग थोड़ा लंबा भी हो सकता है मीटिंग, मैं कोशिश करूंगा कि इसको शॉर्ट की शॉर्ट ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूं। तो सबसे पहले हम ये जो विषय मैंने आपको बोला कि सॉइल न्यूट्रिशन, द रोल ऑफ द फर्टिलाइजर एंड माइक्रोब इन सॉइल हेल्थ, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, तो जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं कंटेंट वो क्या है? नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल न्यूट्रिशन, नंबर 2 है प्राइमरी फर्टिलाइजर्स, नंबर 3 सेकेंडरी फर्टिलाइजर, नंबर 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट इन सॉइल, नंबर 5 सॉइल माइक्रोब्स, नंबर 6 इम्पैक्ट ऑफ फर्टिलाइजर इन द सॉइल, राइट।
ये 6 के 6 हम लोग आज हम विषय को कवर करेंगे। नंबर पहले आता है कि न्यूट्रिशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिशन, राइट, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक मिट्टी की परतें आपको दिखाई दे रही हैं। जिन खेतों में आप फसलें उगा रहे हो वो इस प्रकार की, हम कई बार हमको ऊपर से देखने के लिए तो या तो लाल रंग की मिट्टी है या काले रंग की मिट्टी है या भूरे रंग की मिट्टी है, हम इसी से ही अपना देखते हैं। लेकिन उस मिट्टी के अंदर कैसे कैसे परतें बनी हुई हैं इसको समझना बहुत जरूरी है पहले, राइट। तो सबसे पहले वो देखिए आप राइट हैंड साइड पे मैंने वो दिखाया हुआ है कि ह्यूमस, सबसे पहले आपका जो ऑर्गेनिक मैटर जो है सबसे ऊपर वाले दिशा में ह्यूमस रहता है। सेकंड जो है ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर एंड विद मिनरल्स, राइट। फिर आगे सैंड, फिर मिनरल्स एंड मिनरल्स नीचे गए, फिर आगे रॉक, राइट। तो हमारे लिए जो 3 चीजों का महत्वपूर्ण मेजर पार्ट है कि जो कौन सी क्रॉप लगा रहे हैं आप। मान लीजिए हम कोई क्रॉप लगा रहे हैं जस्ट 1 महीने की, 2 महीने की, राइट। तो हमें पता कि उन पौधों की जो जड़ें हैं वो ज्यादा से ज्यादा 3-4 इंच 5 इंच तक जाएंगी। फिर जैसे जैसे आपका जो पेड़ बड़ा होता है, मान लो कुछ फसलें हैं जो 8 महीने की हैं या 1 महीने, जो सब्जी की फसलें हुई या ब्रिंजल की, आपकी बैंगन की फसलें हो गई, उनका जो जड़ों का जो जमीन के अंदर जाना है वो कम से कम 8 से 9 इंच तक चला जाता है। फिर हम हॉर्टिकल्चर में आते हैं। हॉर्टिकल्चर में हम लोग जो हाइब्रिड्स, जो आजकल जो छोटे पौधे आते हैं जिसमें 10-12 फीट का पौधा होता है, उसमें लगभग 2 से 2.5 फीट, 3 फीट तक, 4 फीट तक चला जाता है। लेकिन जो पुराने पेड़ होते थे वो लगभग 8 फीट तक भी उसकी जड़ों का, 10 फीट तक भी उसकी जड़ों का दायरा होता था। तो अगर जिस दायरे में वो पौधा है, अगर उस दायरे में मिनरल्स जो उसको चाहिए वो होगा तो डेफिनेटली ही वो पौधा अच्छे ढंग से संपूर्ण तरह से खुराक लेकर उसको बड़ा करेगा अपने आप को। तो अगर उस एरिया के अंदर संपूर्ण खुराक नहीं है, प्रॉपर पोषक तत्व नहीं है जो उसको चाहिए, तो क्या होगा, वो अपने आप को बेहतरीन ढंग से बड़ा नहीं कर पाए। कई बार वो फसल रुक जाती है, या उत्पादन कम हो जाता है, या फसल छोटी रह जाती है, कई बार नई पत्तियां नहीं आती। तो जो भी हम, अगर हमारी सॉयल ही इतनी ज्यादा न्यूट्रिस्ट हो तो हमें बाहर से जो फर्टिलाइजर हम जो डाल रहे हैं इसकी जरूरत ना पड़े। लेकिन हजारों लाखों सालों से हम लोग लगातार खेती करते आ रहे हैं, लगातार हम अपनी जमीनों से न्यूट्रिएंट निकालते आ रहे हैं। तो जैसे जैसे न्यूट्रिएंट निकालते जा रहे हैं तो उससे क्या कारण होगा, जो जमीन का जो खजाना था न्यूट्रिएंट का वो धीरे 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 खत्म हो गया। तो जमीनों में जो न्यूट्रिएंट का जो खजाना जो भरा हुआ है, दोबारा से हम कैसे भर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानें, राइट। तो ये सब लोगों को समझ आ गया होगा कि हमारी जमीन का जो बनतर है वो लगभग कुछ इस तरह की रहती है, जिसमें ऊपर ऑर्गेनिक मैटर, राइट, और अलग अलग तरह के लेवल्स हैं जिसके ऊपर वो सारा का सारा आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मिनरल्स, ये सब रहता है। मैं आगे भी बताता हूँ आपको। तो ये हमारे पास कोई बहुत बढ़िया डिजाइनर भी आया हुआ है, वो भी लगातार हमारे साथ साथ हेल्प कर रहा है स्क्रीन के ऊपर लाइनें लगाकर। तो वंडरफुल। थोड़ा सा इसको डिजाइनर को मैं बोलूंगा कि थोड़ा आफ्टर द मीटिंग हमें अपनी डिजाइनिंग दिखाएं, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट है डेफिनेशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिशन। सो इंपॉर्टेंट ऑफ सॉइल न्यूट्रिशन, ओवरऑल न्यूट्रिशन ऑफ टाइप, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारी जमीन, सॉयल, भूमि, धरती माँ इसको हम बोलते हैं, ये न्यूट्रिएंट है, इसमें पौष्टिक तत्व हैं, तो हमें इसकी जो है उसका इम्पैक्ट हमारे पौधे के पालन पोषण के ऊपर पड़ेगा। तो जितने ज्यादा एसेंशियल्स, जितने ज्यादा वहां पे न्यूट्रिएंट, जितने ज्यादा हेल्दी या उपजाऊ सॉइल जिसको आप बोलते हैं,
उपजाऊ सॉइल होगी उतना ही हमारा जो पौधा है वो तंदुरुस्त रहने वाला है। तो अगर हम न्यूट्रिशन की टाइप बोलें तो हमारे पास जो जरूरत है हमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, दोनों तरह के जो न्यूट्रिएंट्स है इसकी हमें जरूरत है। मैक्रो हम किसको बोलते हैं? जो बड़े कंटेंट। माइक्रो किसको बोलते हैं? जो छोटे कंटेंट। जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि जैसे आप खाना खा रहे हो, खाने के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा आपकी चावल की होती है या रोटी की होती है, तो ये है मैक्रो, बड़े। और सबसे कम मात्रा किसकी जरूरत पड़ती है? उसमें अचार डाल दिया आपने, पिकल्स डाल दिया या नमक डाल दिया, वो बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो। तो हमें दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये ध्यान रखिए कि हमारी जो सॉयल जितनी रिष्ट पुष्ट होगी, जितनी तंदुरुस्त होगी, जितनी उपजाऊ होगी, जितनी उसकी पीएच वैल्यू अच्छी होगी, उतना ही हमारा जो पौधा है उतना वहां पे अच्छा होगा और अच्छी उत्पादन देगा। तो अगर हम की कंपोनेंट की बात करें सॉयल के अंदर, तो सॉयल के अंदर ध्यान दीजिए इस डायग्राम के ऊपर किस तरह से जमीन बनती है। इसमें लगभग 45% से ऊपर तक जो परसेंटेज है वो मिनरल्स की होती है, जिसमें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, जिसमें जिंक, आयरन, मैंगनीज, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे जितने भी मिनरल्स हैं, राइट, अकेले 16-17 नहीं, कई जो पूरे के पूरे हमारे केमिस्ट्री के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे के सारे 45% इसके अंदर रहते हैं। और उसके अंदर 25% एयर, हवा का होना बहुत जरूरी है, और 25% उसके अंदर पानी की स्टोर कैपेसिटी, और 5% हमारा ऑर्गेनिक मैटर। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज जो उसके अंदर होनी चाहिए। तो अगर हमारी जमीन में ये सारी चीजें सही अनुपात में हैं, उससे क्या होगा, हमारे पौधे को अच्छे ढंग की खुराक और उसको अच्छे ढंग की न्यूट्रिशन मिले। जैसे यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने वाली, आपके पास 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ जमीन है, लेकिन उसके अंदर छोटी सी बात बोल रहा हूं, आपने देखा होगा कि हमारी जमीनों में लगातार केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके नुकसान क्या हुआ। सबसे हम उसकी बात करते हैं। नुकसान का सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारी जमीनें थी वो उसका जो ऊपरी परत है, जो 5-6 इंच वाली जो परत है, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो जो परत है वो हार्ड हो गई, मोटी हो गई, हार्ड हो गई। हार्ड होने से क्या हो गया, वहां पे 2 चीजों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। नंबर 1, एयर का जाना अंदर, वायु का अंदर जाना बंद हो गया, और किसी भी उपजाऊ अगर सॉइल की बात करूंगा मैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वायु, एयर और पानी, ये 2 ऐसी चीजें हैं, जब तक ये दोनों चीजें उसमें मौजूद नहीं होंगी तब तक हम उसको एक उपजाऊ सॉइल नहीं बना सकते, ना वो मेंटेन रह सकते, क्योंकि वायु ही एक ऐसा कंपोनेंट है। तो जो ऊपर से जितना भी नीचे का जो संसार है, जो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, जीव जंतु जमीन के अंदर जो जिंदा है, वो उसी हवा के अंदर, हवा और पानी के कारण ही जिंदा है। अगर आज उसको हवा और पानी जाना बंद हो जाए तो हमारा जो नीचे का जो संसार है, हमारी जमीन के अंदर का जो लाखों करोड़ों जीव उसके अंदर जिंदा रह रहे हैं, हमारी जितनी जीवन हमारे से ऊपर है उससे कई गुना ज्यादा हमारी जमीन के अंदर है। तो वो सारा का सारा जो संसार है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमारे जो सॉइल के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उसके अंदर हवा जाने का भी रास्ता होना चाहिए, पानी स्टोर करने का भी कैपेसिटी होना चाहिए, और ऑर्गेनिक मैटर भी होना चाहिए, और मिनरल्स भी होने उसमें जरूरी चाहिए। तो ये अगर कॉम्बिनेशन होगा तब जाके हम एक अच्छी सॉइल को ये सोच सकते हैं कि हमारी अच्छी सॉइल है, राइट। तो दूसरे नंबर पे हम बात करें कि रोल ऑफ सॉइल इन द प्लांट ग्रोथ। तो हमारी जमीन का रोल क्या है। देखो, मैं इसको सीधे शब्दों में बोलूंगा कि एक बच्चे का माँ की कोख में रोल क्या होता है ना, माँ का जो गर्भ है वो बच्चे के लिए संसार है। अगर माँ का गर्भ ही कमजोर होगा तो बच्चा भी कमजोर होगा।
तो सेम चीज हमारी जो सृष्टि है, हमारी जो प्राकृतिक है, जिसमें यहाँ पे हर जमीन पे उगने वाला हर पौधा, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, जमीन उसके लिए गर्भ है। तो अगर जमीन तंदुरुस्त होगी, वो सॉलिड होगी, तो वो पौधा भी उतना ही सॉलिड होगा। तो इसलिए हमारा बहुत बड़ा रोल, चाहे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए, उसके अंदर जितने भी हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, हाँ आज भी हम जितना भी यूरिया डीएपी डाल रहे हैं वो जमीन में डाल रहे हैं, राइट। तो डायरेक्ट पौधे को नहीं दे पा रहे हैं, हम सीधा जमीन में डाल रहे हैं। तो जमीन के जरिए ही उसको, पौधों को ये प्राप्त होता है। मतलब हर वो चीज जो पौधा को उसके खाने के लिए, उसकी तंदुरुस्ती के लिए चाहिए, वो जमीन से प्राप्त करता है। तो जितनी ज्यादा जमीन तंदुरुस्त होगी, न्यूट्रिशियस होगी, उतना ही उसका बेनिफिट होगा। अब दूसरे नंबर पे आता है पानी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपकी जमीन के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो क्या होगा, आपके जो पौधे हैं वो ज्यादा बेहतरीन ढंग से, आपकी जो फसल है वो ज्यादा बेहतरीन ढंग से बढ़ेगी। क्योंकि वाटर जो होल्डिंग कैपेसिटी है, ये एक जन्म देती है उन माइक्रोब्स और जो न्यूट्रिशन है उसको प्लांट के अंदर लेके जाने के लिए। जैसे प्लांट को पानी चाहिए, उसके साथ साथ में उसके न्यूट्रिशन भी उसके अंदर से जाती है। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। जो सॉयल का रोल, एक तो उसमें वहां पे मिनरल्स हैं, वहां से हम अपने जो एलिमेंट्स उठाते हैं। दूसरा, पानी की जितनी होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो भी हम साथ में लेते हैं, हवा से हम एयर ले लेते हैं। तो ये प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है हमारी सॉयल को लेके जाने के लिए। अब आगे आते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी ये आपको चार्ट दिखाया था कि कौन से न्यूट्रिएंट हमें जरूरी है। तो ये बहुत चीज ध्यान से लिखना है, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट को न्यूट्रिशन के लिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें से नंबर 1 आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश हो गया। इससे भी ज्यादा मैंने आपको पिछली बार समझाया था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन जो कि जमीन के अंदर, जैसे अभी पिछले डायग्राम में मैंने आपको बताया कि मिनिमम 5% होनी चाहिए ये, राइट। यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, 5% होनी चाहिए, लेकिन आज की डेट में 5 की जगह पे 0.25 इतना रह गया। तो इसके लिए हमें कार्बन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कार्बन अगर हमारी जमीन में होगा तो ही बैक्टीरिया, तो ही जो जीव जंतु हैं, माइक्रोब्स हैं, वो जिंदा रहेंगे। क्योंकि वो उनके जिंदा रहने के लिए उनका संसार है, जैसे उनका खाना है। तो कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हम लोग हवा से ले लेते हैं। और दूसरे नंबर पे आ गया हमारा जो मेजर, जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट, जिसको हम मेजर न्यूट्रिएंट कहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। सेकेंडरी फर्टिलाइजर जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और तीसरे नंबर पे आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें आयरन, जिंक, कॉपर, राइट, ये सारे बोरॉन। इसको मैं आगे आपको समझाता हूँ। इसके आगे हम नंबर 1 इसके ऊपर बात करते हैं, सबसे पहले प्राइमरी के बारे में। तो ये जो डायग्राम के जरिए आपको पता चल जाएगा, जो सबसे ज्यादा मात्रा में लगेगा आपको खेतों में, वो लगेगा NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। ये 3 सबसे ज्यादा मात्रा में हमें चाहिए। मतलब 50 किलो, 100 किलो, 150 किलो, 200 किलो, इसकी भाव में चाहिए। और दूसरे नंबर पे आते हैं सेकेंडरी फर्टिलाइजर्स, जिसमें कैल्शियम, मैंगनीज एंड सल्फर। इसमें भी सेम, ये 100 किलो के हिसाब से नहीं चाहिए, लेकिन ये 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो के हिसाब से चाहिए आपके अपने खेतों में। और तीसरे नंबर पे आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें जिंक, आयरन, मैंगनीज, सल्फर, कोबाल्ट, ये सारे, मॉलिब्डेनम, ये सारे आते हैं। तो ये मात्र हमें 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, इससे ऊपर नहीं चाहिए होते। इतना ही पर एकड़ इसकी कैपेसिटी की जरूरत पड़ती है। तो लेकिन ये तीनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सबसे पहले मैं बात करूंगा प्राइमरी फर्टिलाइजर्स। प्राइमरी फर्टिलाइजर में सबसे पहला पार्ट आता है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे पौधे को ग्रो करने के लिए, उसके सेल्स को बढ़ाने के लिए, उसकी जो हाइट को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे यहाँ पे मैंने
आपको हिंदी में भी लिख के बताया है कि नाइट्रोजन पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह पौधे की वृद्धि, विकास और प्रकाश संश्लेषण के लिए अवशेष है। ये प्रोटीन और डीएनए का निर्माण करता है। प्रोटीन और डीएनए, आपको पता होगा कि हर सेल्स, जैसे हम सेल्स के ऊपर बने हैं, ऐसे जो पौधे हैं वो भी सेल्स के बने हैं। सेल्स के अंदर डीएनए रहता है और डीएनए तब बनता है जब उसका प्रोटीन होता है। तो इसका जो सोर्स है वो कौन सा है? नाइट्रोजन है। तो हम लोग नाइट्रोजन के रूप में यूरिया या और बहुत सारे आते हैं, जैसे 19-19-19, 20-20-20, 12-32-32, जो भी है, बहुत सारे आपके मार्केट में वेरिएंट्स। तो नाइट्रोजन को हम अगर डालते हैं तो नाइट्रोजन डायरेक्ट हमारे पौधे को नहीं लगती, ये ध्यान से रखिए। तो नाइट्रोजन को हम में डालते हैं, उसका नाइट्रेट फॉर्म बनता है, फिर वो पौधा उसको ले सकता है। तो नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाने का काम जो है वो हमारे माइक्रोब्स करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइट। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें? नाइट्रेट में। तो नाइट्रेट उसका भोजन है, किसका है? पौधे का भोजन। तो एक चीज क्लियर ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा माइक्रोब्स का संसार हमारी जमीन के अंदर होगा उतने ही न्यूट्रिएंट ज्यादा अवेलेबिलिटी फॉर्म में होंगे। हम जमीनों में धड़ाधड़ सामान डालते जा रहे हैं, यूरिया डालते जा रहे हैं, डीएपी डालते जा रहे हैं, लेकिन अगर वो अवेलेबल फॉर्म में ही नहीं है तो चाहे वो 1000 किलो डाल दो आप खेत में, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं। और पिछले कुछ सालों से किसानों को पता चल चुका है कि वो 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो, 250 किलो बढ़ाने पर भी उत्पादन की वृद्धि नहीं हो रही, मात्र उतना ही उत्पादन आ रहा है। तो सबसे पहले ये नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा मात्रा में हमें चाहिए होती है। दूसरे नंबर पे फास्फोरस। फास्फोरस का ध्यान मैं आपको शॉर्टकट में बताते जाऊंगा कि फास्फोरस जो है वो जड़ों के विकास और ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको हिंदी के लिए में लिखा है, पौधे में फास्फोरस का एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो भिन्न भिन्न जैविक प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है, जैसे कि ऊर्जा का स्थानांतरण, कोशिका विभाजन, जोड़ों का विकास, सूरज से ऊर्जा प्राप्त करने पौधे के लिए उपयोगी योनियों के बदलने का शामिल होता है। मतलब क्या है कि फास्फोरस सेल विभाजन, मतलब जितने ज्यादा सेल ज्यादा होंगे उतना ही वो पौधा ज्यादा हाइट कवर कर पाएगा। जितने ज्यादा सेल्स होंगे उतना ही वो उतने फ्रूट लगने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये विभाजन करने का काम, उसका कारण काम क्या था? बनाने का। इसका काम है विभाजन करने का, उसको 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 करने का। तो ये भी तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे पौधे को चाहिए, जो कि आज हम लोग जमीनों में खत्म होने के कारण हम बाहर से उसको डाल रहे हैं। तो इसलिए पीएसबी, हम फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया, ये भी सेम वही चीज कि हम जितना भी हम फास्फोरस डालते हैं उसको अवेलेबल फॉर्म में लाने के लिए पहले वहां पे फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया होना जरूरी है। अगर नहीं है तो भाई साहब अब सोना भी डाल दो खेतों में, तब भी उसका कोई फायदा होने वाला नहीं, राइट। तो बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि सर लोगों के जाइम, लोगों का जेब, वो दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, उसका क्या बेनिफिट है? भाई साहब किसी भी ग्रैनुअल प्रोडक्ट के अंदर अगर बैक्टीरिया अवेलेबल नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है हमारे खेतों में, क्योंकि उसको कन्वर्ट करने का जरिया ही हमारे खेतों में नहीं है। तो हमें तो ऑलरेडी वो ज्यादा चाहिए, तो इसलिए ये बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। तो फास्फोरस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जड़ों के विकास के लिए और उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए। तीसरे नंबर पे आता है पोटाश। पोटाश बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है शुरुआती और एंड में। शुरुआती मतलब जब वो बीज से बाहर आ रहा हो और जब वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पे हो, उस समय पोटाश की बहुत बड़ी मात्रा पौधे को चाहिए होती है। जैसे पोटाश की कमी में बहुत सारे आप देखोगे कई बार धीरे धीरे आपके जो पत्तियां हैं वो भूरे रंग की होने शुरू हो जाती हैं, राइट। पत्तियां छोटी होने लगती है नई वाली, राइट, क्योंकि ये नई ग्रोथ कहाँ पे भी आपका, जहाँ पे डबल न्यूडल निकल रही है, वहां से टिप निकल रही है, वहां से फ्लावर आने वाला है,
ये उसको लाने का काम करता है। मान लीजिए आपने खेतों में नाइट्रोजन भी डाल दिया, फास्फोरस भी डाल दिया, लेकिन अगर पोटाश नहीं डाला तो आपके पौधे के ऊपर फूल ही नहीं आएंगे। तो हम वो कहते हैं बोरोन और कैल्शियम, अरे बोरोन कैल्शियम का तो बाद में काम होता है, लेकिन उससे पहले पोटाश का काम है। तो अगर हमारे खेतों में पोटाश की कमी होगी तो हम सब लोग अपने पौधों के अंदर उसमें भी जो फ्लावर है उसकी कमी देखेंगे। तो इसलिए हमें अपने ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जब बीज अंकुरित के समय और फ्लावरिंग के समय। ये दो ऐसे पीरियड्स हैं जहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा पोटाश की जरूरत पड़ती है। तो ये तीसरा मेजर एलिमेंट है जो हमें ज्यादा जरूरत चाहिए। अब दूसरे नंबर पे आते हैं सेकेंडरी फर्टिलाइजर्स, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो ये तीनों का बहुत बड़ा महत्व है, जिसमें कैल्शियम जो है उसकी प्लांट की ग्रोथ के लिए और जो उसका स्टम साइज है उसको इंक्रीज करना, जो फ्लावर है उसके बाहर के हिस्से को बनाना, ये इसका काम करता है, राइट। तो इसलिए कैल्शियम जैसे हमारे लिए भी, हमारी हड्डियों के लिए, हमारा हड्डियों का ढांचा जो है कैल्शियम के ऊपर टिका हुआ है, इसी तरह हमारे जो कैल्शियम हमारे पौधों में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोग हमारे पावर मिल्क की स्प्रे कर देते हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि पावर मिल्क से ज्यादा बेनिफिट कैल्शियम EDTA को स्प्रे करने का है, क्योंकि जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो नैनो फॉर्म में नहीं है, लेकिन जो कैल्शियम EDTA है दैट इज द नैनो फॉर्म, वो ज्यादा बेहतरीन ढंग से आपको रिजल्ट देगा। तो इसलिए कैल्शियम हमारे पौधों के लिए बहुत ज्यादा मेंटेन करने के लिए, उसके वॉल जो सेल्स होती हैं, जितने भी सेल बनते हैं उसका जो दीवारें हैं, जैसे मैंने ऊपरी हिस्सा, चाहे आप प्लांट का ऊपरी हिस्सा हो, चाहे फल का ऊपरी हिस्सा हो, किसी भी जगह का ऊपरी हिस्से को, शेल को तैयार करने के लिए कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो अगर हल्का सा कैल्शियम भी डाउन आ गया तो आप देखोगे कैल्शियम कमी से बहुत सारे हॉर्टिकल्चर में जो उनके फ्रूट है वो पिल करने लगते हैं या उनकी स्किन खराब हो जाती है। ऐसे बहुत सारी चीजों में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो दूसरे नंबर पे आता है मैग्नीशियम। ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो उसका जो फोटोसिंथेसिस सिस्टम है, खाना बनाने की प्रक्रिया, राइट, अगर आपके मान लीजिए आपके पास चावल है, सब्जी है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास उसको बनाने के लिए गैस नहीं है, गैस खत्म हो गया, आपका चूल्हा नहीं है आपके पास, तो आप एक अच्छा खाना नहीं बना सकते। तो इसके लिए ये डायरेक्टली तौर पे नहीं काम करता, ये इनडायरेक्टली तौर पे हमारे पौधे को हेल्प करता है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, उसको ट्रांसफर, एनर्जी में ट्रांसफर करने के लिए ये वर्कआउट करता है। तो एक छोटा सा तत्व, कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत सारी चीजें डाल देते हैं खेतों के अंदर, किसानों को अब इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता, लेकिन वो डालते जा रहे हैं बिना मतलब के, राइट। अगर वहां पे मैग्नीशियम की कमी है, आप धड़ाधड़ यूरिया डाल रहे हो, उसका फोटोसिंथेसिस सिस्टम चलेगा ही नहीं, तो एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, तो कोई फायदा नहीं आपको ज्यादा एलिमेंट्स डालने से। तो तीसरे नंबर पे आता है सल्फर। तो सल्फर भी सेम उसी तरह से जैसे प्रोटीन का काम कर रहा है, तो इसी तरह से ये सल्फर भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें अपने पौधे को चाहिए होता है। ये प्लांट के ग्रोथ के लिए उसका जो बहुत बड़ा रोल अदा करता है, जो प्रोटीन सिस्टम उसका चल रहा है उसको इंप्रूव करने में इसका काम कर रहा है, राइट। उसके जो मैंने आपको पहले बोला था कि सेल्स के जो ब्लॉक्स बनते हैं, राइट, उसको कवर करने के लिए, उसको बनाने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी मात्रा में तीनों जो एलिमेंट्स हैं बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके खेत में सल्फर की कमी आ गई, राइट, तो आप देखोगे कि कई बार आपकी जो पौधे हैं वो येलो कलर के होने शुरू हो जाएंगे, एक अंदर से पूरा का पूरा एकदम से, इसका मतलब सल्फर की कमी होगी, राइट। तो आप दूसरी चीजें जितना मर्जी आप नाइट्रोजन डालते जा रहे हो, लेकिन वहां पे सल्फर की कमी है। तो हमें ध्यान देना होगा, ये पता होना चाहिए कि कौन सी सिम्टम से, हमें सिम्टम से पता होना चाहिए कि ये वाला सिम्टम किस चीज का है, ताकि हमें पता चले कि हम उसी पर्टिकुलर आइटम को डालकर अपने खेतों में बेहतरीन रिजल्ट ले सकें। तो इसके लिए ग्रीन प्लांट ने भी आपको लगातार एक पंपलेट छोटा सा होता है, हम देते भी हैं आपको, और नहीं होगा तो हम यहाँ पे ऑनलाइन भी लगा देंगे,
उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसा कलर होने से कौन से एलिमेंट्स की कमी आती है, तो आपको पता चल सकता है। तो ये तीनों एलिमेंट जो है जो सेकेंडरी में है, लेकिन ये भी 100-200 ग्राम में नहीं लगते, ये कम से कम किलो के हिसाब से लगते हैं। 2 किलो से लेके 15 से 20 किलो तक इसकी क्वांटिटी रहती है। अलग अलग फसलों के ऊपर इनको डालना पड़ता है। तो तीसरे नंबर पे आता है जी कंट्रीब्यूशन टू सॉइल एंड हेल्थ। जो कैल्शियम का जो रोल है उसका ब्लॉकेज, सल्फर का भी सेम, उसका स्ट्रक्चर जो है बॉडी, जो मैंने आपको दिखाया था कि जमीन के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको परफेक्ट बनाने के लिए ये इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। कैल्शियम का भी, सल्फर का रोल, मॉलिब्डेनम, इन सारी चीजों का आपकी सॉइल की हेल्थ के लिए। तो फोर्थ नंबर पे आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो छोटे तत्व रहते हैं जिसको हम बोलते हैं आयरन, जिंक, कॉपर, बोरोन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम। ये सारे छोटे छोटे तत्व होते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। और मैं इनको ये बात बोलता हूं कि जैसे आप खाना खाते हो ना, अगर उसमें मात्र नमक भूल जाओ तो आपका जितना मर्जी अच्छा स्वादिष्ट खाना बना हो वो किसी भी वैल्यू का नहीं रहता, क्योंकि उसके अंदर नमक नहीं है। इसी तरह ये 6 के 6 जो तत्व हैं ये नमक की भांति हैं। 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, बस इतनी ही मात्रा में लगने वाले हैं ये। लेकिन अगर ये भूल गए तो समझ लो आप का जो फसल है जिसमें आपने लाखों रुपया लगा दिया उसके रिजल्ट 0 हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा। आप सोचोगे मैंने तो बाजार से लाकर ये भी बढ़िया डाला था, मैंने वो भी बढ़िया डाला था, लेकिन क्या आपने ये वाली चीजें ली? हम लोग इस 6 चीजों में से ज्यादातर कौन सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं? ज्यादा से ज्यादा जिंक या कॉपर, इस 2 चीजों का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। लेकिन मेरे को पता है कि पूरे भारतवर्ष में आयरन का बहुत कम इस्तेमाल होता है, बोरोन का बहुत सारा कम इस्तेमाल होता है, मैग्नीज का बहुत कम इस्तेमाल होता है, मॉलिब्डेनम का नाम ही नहीं सुना होगा बहुत सारे लोगों ने। तो ये छोटे तत्व हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इनकी कमी आ गई तो आपके बड़े बड़े तत्व जो हैं वो फेल हो जाएंगे, अगर ये आपके जमीन के अंदर या आपके पौधे के अगर अवेलेबिलिटी फॉर्म में नहीं। तो ये छोटे तो हैं लेकिन बहुत बड़े काम हैं इनके, इसलिए इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपको आगे जाके बताता हूं इसका क्या वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो जितने भी मैंने आपको बोला, आयरन सेम वही है कि उसका जो इंटरनल सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, प्लांट की डेफिशिएंसी को कॉज करने के लिए काम करता है। मैग्नीशियम जो है वो वाइटल रोल अदा करता है इसके अंदर, जितने भी एंजाइम्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए और उनके अवेलेबिलिटी को करने के लिए, स्ट्रेस को डाउन करने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये जो रोल है इनका इंपॉर्टेंस रोल जो है प्लांट के अंदर, मैंने जैसे आपको बोला कि ये बेशक छोटे तत्व जरूर हैं लेकिन इनका बहुत वाइटल रोल अदा करते हैं ये लोग, क्योंकि ये किसी ना किसी एरिया को, किसी ना किसी प्लांट के कुछ काम को जो उसकी एक्टिविटीज अंदर हो रही हैं उसके अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। कई बार छोटे से एलिमेंट की कमी, जस्ट 50 ग्राम, बेशक उसकी कीमत 50 रुपए ही क्यों ना हो, उसकी कमी आ गई तो आपने अगर 2-2.5 रुपए किलो वाला भी प्रोडक्ट डाला हुआ ना वो भी फेलियर हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो अब मेन आती है कि इन जो ये सारे आपने तीनों तरह के फर्टिलाइजर देख लिए। नंबर 1 हो गया प्राइमरी, नंबर 2 सेकेंडरी, नंबर 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये तीनों तरह के जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मार्केट में आपको 2 तरह के वैल्यूज में मिलते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर एंड ग्रेनुलर फर्टिलाइजर। तो दोनों का अलग अलग काम है। लिक्विड फर्टिलाइजेशन में हम लोग इसको डायरेक्ट प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करके उसको अवेलेबिलिटी फॉर्म में लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी एक पार्ट है, लिक्विड फर्टिलाइजर में अगर आपका एलिमेंट्स नैनो फॉर्म में है तो ही उसका वैल्यू है। अदरवाइज जितना मर्जी आप उसको स्प्रे करते जाओ, उसको वो नैनो अवेलेबिलिटी में नहीं है तो उसका वैल्यू उतना नहीं होगा जितना आप लेके आते, राइट। इसी तरह से ग्रैनुअल को हम इस्तेमाल करते हैं स्लो रिलीजिंग प्रोसेस के जरिए। जितने भी ज्यादा मात्रा में गिरने वाले प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मान लो 20 किलो आपको एकड़ का डालना है, 4 किलो एकड़ का डालना है या 100 किलो एकड़ का डालना है, तो उनको स्प्रे करना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसके लिए हम उसको ब्रॉडकास्टिंग मूवमेंट, इसको हम हाथ से ब्रॉडकास्ट करते हैं
उसके जरिए हम करते हैं। इसके लिए उनको ग्रैनुअल में बनाया जाता है, मतलब जितने एलिमेंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा लगती है उनको ग्रैनुअल में बनाया जाता है, ताकि उसको ब्रॉडकास्ट करके हम अपनी ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी को हम अपने खेतों में डाल सकें। तो अगर मान लीजिए आपके किसी एलिमेंट को 50 किलो डालना है आपको खेतों में, तो नेचुरली आप 50 किलो के डालने के लिए 50 किलो उसका बेस होगा, तब जाके 100 किलो को आप ब्रॉडकास्ट करोगे, तब आपके खेतों को 50 किलो मिलेगा। तो ये दो तरह के फर्टिलाइजर अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जिसमें एक ग्रैनुअल, एक लिक्विड। ग्रैनुअल में भी ध्यान रखिए, ग्रैनुअल में भी बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर हो गए और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो गए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में बहुत बड़ा पार्ट रोल अदा करते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है, राइट। हम किसान लोग हैं, हमें नहीं पता कि कौन क्या बना रहा है, उसमें क्या डाला जा रहा है। बहुत सारे 99% लोग जो हैं मात्र गोबर को सुखाकर ही उसकी बनाकर उसको बेच रहे हैं, लेकिन अकेले गोबर से पॉसिबल नहीं है कि हम अपने खेतों को आज बेहतरीन ढंग से उसको आगे लेके जा सकें। तो मैं अगर मेरी अपना तजुर्बे की बात बोलूंगा, तो अगर कहीं गोबर जो है सही ढंग से प्रोसेस नहीं हुआ है, तो समझ लो कि आप अपने खेतों में खुद बीमारी लेके आ रहे हो, क्योंकि गोबर के अंदर बहुत सारे अगर गुड बैक्टीरिया है तो बैड बैक्टीरिया भी उतने ही ज्यादा है। अगर मान लीजिए उसको बैड बैक्टीरिया की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो हमारे खेतों में आ गई, तो समझ लो आपके आने वाले सालों में आपको एक नई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा अंतर रहता है कि कौन सी कंपनी कौन सी क्वालिटी के प्रोडक्टों को प्रोड्यूस कर रही है। तो इसलिए ये दोनों तरह के जरूरत पड़ती है हमें, लिक्विड फर्टिलाइजर और ग्रैनुलर फर्टिलाइजर। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें, तो जो ऑलरेडी मैंने बताया आपको, वहां पे उनका जो काम है वो पौधे को इम्प्रूवमेंट के लिए और वाइटल काम के लिए काम करते हैं। 5वें नंबर पे आते हैं आपके सॉइल माइक्रोब्स। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जमीन के अंदर 1 ग्राम में 1 मिलियन से 2 बिलियन, ध्यान से सुनिए, 1 मिलियन से लेकर 1 ग्राम, चुटकी भर, आपकी जो चुटकी भर उठाते हो ना मिट्टी, उस चुटकी भर में 1 मिलियन से लेकर 2 बिलियन बैक्टीरिया हो सकते हैं। 1 मिलियन से 2 बिलियन मतलब अगर 10 लिखोगे उसके पीछे 6 जीरो लगाओगे, उतने तो मिनिमम से मिनिमम होंगे उसके, राइट। और अगर हम बात करें कि क्या क्या हो सकती हैं जमीन के अंदर, एल्गी हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकता है, राइट, प्रोटोजाइल हो सकता है, नीमानोड हो सकता है, फंगाई हो सकती है, एंटीनोड हो सकते हैं। ये कुछ भी, ये सारे जिंदा जीव हैं, लाइव जो जिंदा हैं, जिनका संसार, इनके लिए कार्बन ही, ऑर्गेनिक मैटर ही चाहिए बस इनको जिंदा रहने के लिए, उनको नमी चाहिए। तो ये सारे के सारे जिंदा हैं। तो लेकिन डिपेंड करता है कि आपके खेतों में अगर फंगी की बैक्टीरिया बढ़ गए तो नेचुरली है कि आपकी हर फसल को फंगस लगेगी, राइट। अगर आपके एल्गी बढ़ गई तो नेचुरली उसकी प्रॉब्लम आपके पास आएगी। तो डिपेंड करता है कि हमने कौन से हिस्से को ज्यादा बढ़ा के रखना है, इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो आज की डेट में हमारे खेतों में जो हमें माइक्रोब्स चाहिए, चाहे वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, चाहे वो फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया है, चाहे वो केएसबी है, पोटाश सॉल्युबल बैक्टीरिया है, बहुत सारे, चाहे वो माइक्रोराइजा है, तो बहुत सारे ऐसे जो बैक्टीरियाज हैं जो हमें जमीनों में भरपूर मात्रा में चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर ये नंबर 5 आपके माइक्रोब्स आपकी जमीन के अंदर नहीं है, तो समझ लो आप जितना मर्जी अच्छा खाना बना लो, उसमें नमक अगर नहीं होगा तो वो टेस्टी नहीं होगा, या मिर्ची उसमें नहीं होगी तो टेस्टी नहीं होगी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर ये माइक्रोब्स नहीं होंगे तो जितना मर्जी खाना आप जमीन में डालते जाओ, उसको कन्वर्जन करने का जो आपका सिस्टम वो बंद हो जाए। तो इसलिए मैं हमेशा आप सब लोगों को बोलता हूं, माइक्रोब्स को कभी मत भूलो,
आपकी जमीनों के अंदर केंचुए, बैक्टीरिया, माइक्रोब ज्यादा से ज्यादा होने जरूरी हैं। तो जितने ज्यादा वो होंगे उतने ही ज्यादा वैल्यू आपको, आपके प्लांट्स को, जहां पे आपको 100 किलो आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो वहां पे मात्र 50 किलो से भी काम बन जाएगा, अगर हमारे खेतों में माइक्रोब्स की मात्रा भरपूर मात्रा में होगी। वो भी कौन से मात्रा की, जो हमें चाहिए। पीएसबी चाहिए, केएसबी चाहिए, जेडएसबी चाहिए, ये वाले माइक्रोब जो हमें मार्केट में चाहिए, वो हमारे पास क्वांटिटी ज्यादा है तो हम उससे कर सकते हैं, राइट। तो छठा जो नंबर है, ये जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। जो बैक्टीरियाज हैं, ये आपके जो भी आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो उसको कन्वर्जन करके आपके प्लांट को कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो इसी तरह जो फंगी, बहुत सारी आजकल फंगीज भी ऐसी हैं जो प्लांट को इनहांस करने में, ग्रो करने में, जैसे फंगी की मैं बात करूंगा तो सीवीड, सीवीड का आप सब लोगों ने नाम सुना हुआ। बेसिकली ये एक एल्गी है, फंगी है, राइट। तो उसका भी हम बेनिफिट ले सकते हैं, उसको हम उसके अंदर से न्यूट्रिशन निकाल सकते हैं। लेकिन दो तरह की फंगी है, अच्छी वाली भी बुरी वाली भी। तो हमारे खेतों में अच्छी वाली जितनी फंगी होंगी उतना ही ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, जिससे क्या होगा, हमारे प्लांट्स को अवेलेबिलिटी फॉर्म ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे माइक्रोब्स का जो है रोल जो है बहुत बड़ा रहता है कि ये ऑर्गेनिक मैटर जितना ज्यादा होगा उसको, ये उनके रहने के लिए, और जितने भी हम न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं उसको कन्वर्जन करने में ये सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। तो बिना माइक्रोब्स के बगैर खेती संभव ही नहीं, ध्यान से सुनिए, संभव ही नहीं, राइट। तो अगर हमारे खेतों में जितनी ज्यादा क्वांटिटी में ये माइक्रोब्स होंगे उतनी ही ज्यादा मात्रा में हमारे को बेनिफिट मिलने वाला है। हमारे कम से कम खाद डालकर ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन आपको मिलता है। कई बार आप देखते होंगे कि आप किसी खेत में गए, आपने कोई भी अपना भूमि पावर ही डाल दिया, बेशक रिजल्ट बहुत ज्यादा आ गए, और कहीं पर जाते हो तो वहां पे हमने भूमि पावर उतना ही डाला लेकिन रिजल्ट थोड़े कम आए। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उस जमीन के अंदर दो चीजों की कमी सबसे बड़ी है। पहले नंबर पे ऑर्गेनिक मैटर की, दूसरे नंबर पे माइक्रोब्स। तो ये दोनों चीजों की कमी के कारण आप जितने अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन जो फर्टिलाइजर डालते जाओ तब भी उसके रिजल्ट्स उतने बढ़िया नहीं आएंगे जितने बढ़िया होने चाहिए। तो इसलिए ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑर्गेनिक मैटर भी और माइक्रोब्स। तो नेक्स्ट है कि हमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सॉइल में, और हमारे जो माइक्रोब्स का जो एक्टिविटीज है उनको जिंदा रखने के लिए ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। उसका इकोसिस्टम है, मतलब जैसे हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, राइट, और खाना खाने के लिए हमें फसलें चाहिए, इसी तरह इन माइक्रोब्स को जिंदा रहने के लिए ऑर्गेनिक मैटर की जरूरत पड़ती है। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा आपके खेतों में उतना ही ये इकोसिस्टम अंदर का बना रहेगा, और जितने माइक्रोब्स आपके होंगे, और ये इकोसिस्टम बनाने के दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं माइक्रोब्स को जिंदा रखने के लिए। एक तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा करो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके खेतों में ऑर्गेनिक मैटर कम है या ज्यादा है? अभी पूरे देश में राइस की खेती होने वाली है, राइट। आप जो है अभी हर जगह पे कहीं ना कहीं तैयारी चल रही है, राइट। आप जो है राइस लगा रहे हो, तो जब आप राइस को लगाने से पहले खेत में पानी छोड़ते हो, पानी छोड़ने के बाद में ट्रैक्टर से उसको घुमाते हो, तो जिस खेत में ज्यादा झाग हो रही है समझ लो वो खेत, उसमें ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। कभी भी नोट कर लेना, जिन खेतों में ज्यादा झाग आएगी उसका उत्पादन भी ज्यादा होगा, जिन खेतों में झाग कम आएगी उसका उत्पादन भी कम होगा। तो ये बहुत बड़ा आपको आसान तरीका है किसी भी खेत को चेक करने का, और जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही जमीन आपका जो कलर है वो डार्क होगा, या डार्क ब्राउन या डार्क ब्लैक। जितना ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा उतना जो आपकी जमीन का कलर लाइट होता जाएगा, राइट। इसलिए बहुत सारी जमीनें आप देखते हो
डार्क ब्लैक कलर की हैं या डार्क ब्राउन कलर की हैं या डार्क रेड कलर की हैं, वहां पे देखोगे तो आपके जो ऑर्गेनिक मैटर की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है। जैसे बहुत सारी जगह पे डार्क रेड है, इसका मतलब वहां पे फास्फोरस का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, राइट, तो इसलिए वो रेडिश में है। तो अगर कोई ब्लैक, तो समझ लो उसका पोटाश का और ऑर्गेनिक मैटर का जो लेवल है बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए वो ब्लैक है। तो इसलिए बहुत सारी जगह जो हम एसटीपी आपको करते हैं, एसटीपी में बताया जाता है कौन सी जो कलर की जमीन है उसके ऊपर कौन सी फसल लगाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको ये सीखना होगा धीरे धीरे कि हमें कौन सी जो फसल है उस फसल के ऊपर, कौन सी कलर की मिट्टी है उसके ऊपर कौन सी फसल उगाना चाहिए। तो दूसरा जो मेजर पार्ट है वो है आपका क्रॉप रोटेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब लगातार एक ही क्रॉप को मत लगाते जाओ। मान लीजिए आप किसी खेत में गन्ना लगा रहे हो और लगातार 10 साल से गन्ना 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 लगाते जा रहे हो, तो गारंटी है आफ्टर 5 to 10 ईयर वहां पे गन्ने की जो उत्पादन होना वो कम हो जाएगा, क्योंकि लगातार जो शुगर केन को जो कंटेंट चाहिए वो लगातार निकालते जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंटेंट होंगे जो दूसरी फसल को चाहिए वो अवेलेबल एक्स्ट्रा मात्रा में पड़े हैं वहां पे, लेकिन जो शुगर केन को चाहिए वो खत्म हो गया। तो इसलिए क्रॉप रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्रॉप रोटेशन होगा तो आपका जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर मात्रा में घूमते रहेंगे। तो इसलिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे इंडिया के लिए। लोग यहाँ पे क्रॉप रोटेशन नहीं करते। फॉरेन के देशों में ऐसा ही किया जाता है, जिस भी फसल को आज लगाया जाता है वो अगली फसल उस खेत में चौथे साल मतलब 4th ईयर आती है, आफ्टर 3 नेक्स्ट क्रॉप्स के बाद। तो उससे क्या होता है, जमीन में ऑर्गेनिक मैटर और एलिमेंट्स जो हमें चाहिए तो वो भरपूर मात्रा में बने रहते हैं, राइट। तो अब इम्पैक्ट ऑफ फर्टिलाइजर एंड सॉइल बायोलॉजी। तो यहाँ पे मेजर पार्ट आता है कि आप केमिकल फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इम्पैक्ट आपकी सॉइल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो जितने भी आप केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हो उसका पीएच वैल्यू हाई या लो रहता है। तो जब हाई पीएच वाले प्रोडक्टों को इस्तेमाल करते हैं तो धीरे 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 हमारी जमीनों का भी पीएच वैल्यू हाई होना शुरू हो जाता है। तो जब हाई होना शुरू हो जाता है तो हमारा जो इकोसिस्टम है जमीन का वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो जब आपका नीचे का इकोसिस्टम बिगड़ गया तो आप जितना मर्जी फर्टिलाइजर डालते जाओगे, अगर वहां पे माइक्रोब्स ही अवेलेबल नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं है, तो धीरे 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 आपके उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो कि हमारे जो जमीनों के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर की जगह पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के ऊपर ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा मेजर पार्ट क्यों है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा फोकस ऑर्गेनिक मैटर पे किया जाता है, और जितना ऑर्गेनिक मैटर हमारे खेतों में होगा उतना ही ज्यादा हमारे खेतों में माइक्रोब्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा बढ़ेगा, और जितना हमारे खेतों में लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। लोगों को कम खाद से भी काम बेहतरीन काम हो जाएगा। तो हमें केमिकल की जगह पे ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करना जरूरी है। अब मेजर पार्ट है न्यूट्रिशन जो है साइकिल्स के ऊपर, ये सेम आपको मैं कवर कर चुका हूं सारी बातें में। तो अब आता है बैलेंसिंग। तो अल्टीमेट हमें फर्टिलाइजर को और माइक्रोब का बैलेंस लेके चलना चाहिए। हमें अगर माइक्रोब जो है जो उनकी जरूरत है, माइक्रोबियल जरूरत है, जैसे कि मान लीजिए आपको वहां पे कार्बन चाहिए, राइट, या आपकी क्वांटिटी कम हो चुकी है माइक्रोब्स की, उनको अगर आप करोगे, उनको ज्यादा डालोगे तो उससे क्या होगा, आपका फर्टिलाइजर जो है वो बैलेंसिंग के रूप में काम करेगा। कम मात्रा में भी डाल के हम लोग ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट ले सकेंगे, राइट। सो समरी ऑफ द कंसेप्ट, आप ये ध्यान है, ये मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर रहा हूं कि
अगर न्यूट्रिएंट जो भी आप चाहे प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, चाहे वो सेकेंडरी है, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तीनों तरह के न्यूट्रिएंट जब तक आप माइक्रोब्स जिंदा जीव आपके जमीन के अंदर नहीं है, तब तक इनका बैलेंसिंग करना सबसे मुश्किल काम। तो इसलिए हमारी जमीन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्बन, नंबर 2 माइक्रोब्स, और नंबर 3 आपके न्यूट्रिएंट। मतलब तीसरे नंबर पे न्यूट्रिएंट आते हैं, ना कि पहले नंबर पे। पहले नंबर पे कौन सा है? कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर। दूसरे नंबर पे माइक्रोब्स, तीसरे नंबर पे न्यूट्रिएंट आते हैं। तो अगर हम लोग इस चीजों को अनुपात में लेके चलें तो हमारे रिजल्ट्स दूसरों से बेहतरीन आए। तो अब मैं आगे चलता हूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कि हमारे लिए क्यों जरूरी है कि हम सब लोगों को सॉइल के एनहांसर के लिए हम अपने भूमि पावर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आज का क्वेश्चन यही है, जो पूरा समझाने का जो मेरा तात्पर्य था, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए था कि आपका प्राइमरी फर्टिलाइजर क्या है, सेकेंडरी फर्टिलाइजर क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, और जमीन का अंदर का जो विषय है वो आपको समझ आना जरूरी है कि जमीन के अंदर स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर जमीन रिस्ट पुष्ट होगी तो ही आगे बढ़ पाएंगे, राइट। तो अगर हम भूमि पावर की बात करें तो बहुत सारे लोगों को ये छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि सर बाहर के दूसरे जो प्रोडक्ट हैं वो सस्ते हैं, हमारे प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, राइट। तो ये एक बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, भूमि पावर जो है ये इसमें पहले तो स्लो रिलीजिंग टेक्नोलॉजी है ताकि वो धीरे 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 पौधे को लगे। दूसरा है इसको इस्तेमाल करने से जमीन को उपजाऊ करने की ताकत को बढ़ा देता है। इसके अंदर माइक्रोब्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सबके सब इसके अंदर हैं, राइट। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो जो आपको मार्केट में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत भूमि पावर और मार्केट के प्रोडक्टों में जमीन आसमान का अंतर है। वो कैसे है वो आपको मैं समझाता हूं। नंबर 1, इसके अंदर ह्यूमिक है, नंबर 2 अमीनो एसिड्स हैं, नंबर 3 सीवीड है, नंबर 4 फल्विक है, नंबर 5 कार्बन है, नंबर 6 माइक्रोब्स है, नंबर 7 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, नंबर 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, नंबर 9 प्लांट एक्सट्रैक्ट है, नंबर 10 डिस्टिलरी वाटर। मतलब पानी तक भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, वो भी डिस्टिलरी वाला किया जाता है, साधारण पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता। और मैं चैलेंज से कहता हूं, किसी भी फैक्ट्री में चले जाओ और वहां से वो नल से पानी खोल खोल के वो डाल डाल के आपको उस पानी के अंदर क्या फंगी है, क्या बैक्टीरियाज, गलत बैक्टीरियाज हैं, वो सारे के सारे आपको खेतों में आएंगे। तो इसलिए ग्रीन प्लैनेट में अगर एक भी 100 ग्राम का प्रोडक्ट भी बनता है ना, उसके अंदर जो पानी का इस्तेमाल होता है वो फिल्टर पानी की, डिस्टिलरी पानी का इस्तेमाल होता है। अगर आप नेट पे जाओगे तो हमें मिनिमम से मिनिमम 2 रुपए कॉस्ट आती है पर लीटर पानी की, मिनिमम हमारे घर पे भी, राइट। तो क्योंकि उसके लिए फिल्टर्स और बहुत सारी मशीनें लगी होती है तो इसको करने के लिए। तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो है एक ही चीज के अंदर है। तो अब थोड़ा इसको जो मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाते हैं ना, उसमें ह्यूमिक डाल देंगे, अमीनो डाल देंगे, सीवी डाल देंगे, फल्विक डाल देंगे, कहानी खत्म। और ऑर्गेनिक मैटर डाला, कहानी खत्म। ये 5 चीजों का कॉम्बिनेशन बना के उसको जाइम कर देंगे, वाइम कर देंगे, भू पावर कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो ये कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उसके अंदर माइक्रोस, माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्लांट एक्सट्रैक्ट, डिस्टिलरी वाटर ये अवेलेबल नहीं है। तो एक चीज और ध्यान दो, बहुत सारे लोग कहते हैं सर नहीं, तो उसके अंदर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट ऑलरेडी है। तो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि कॉम्बिनेशन कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला भूमि पावर के अंदर कार्बन भी है, देखो लंबी लाइन है, ज्यादा मात्रा में है, नाइट्रोजन भी है लेकिन कम में है, फास्फोरस है ज्यादा मात्रा में है, पोटाश है फास्फोरस से कम है लेकिन है, कैल्शियम भी है, मैग्नीज भी है, सल्फर भी है, आयरन भी है, जिंक भी है, कॉपर भी है, बोरॉन भी है, मैग्नीशियम भी है, मोलिब्डेनम भी है, माइक्रोब्स भी है, प्लांट एक्सट्रैक्ट भी है। ये सारे के सारे कंटेंट एक ही प्रोडक्ट के अंदर है। और दूसरा ध्यान रखिए, जो दूसरी कंपनियां बोलती है ना, उसने सीवीड डाल दिया, सीवीड के अंदर भी ये 0.1% होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सीवीड से लेकर वो वाले नहीं लिख रहे, अलग से डालते हैं हम लोग, राइट। जिंक EDTA
कॉपर ईडीटीए, बोरॉन ईडीटीए, कैल्शियम ईडीटीए, ये सब अलग से डलते हैं इसके अंदर। तो ये वाली चीजें कोई भी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि इंडिया में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है कि जो इतनी सारी चीजें अलग से डाल दे। तो ये अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इसलिए ही हमारे जो रिजल्ट्स हैं दूसरों से बेहतरीन है। क्योंकि अगर हमने कार्बन डाल ही दिया, हमने माइक्रोब्स नहीं डाले, हमने आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीज, सल्फर, कार्बाइड ये सारे डाल दिए, लेकिन अगर माइक्रोब्स नहीं है तो कोई फायदा नहीं उसका। तो ये कॉम्बिनेशन है। तो धीरे धीरे आपकी जो फसलें हैं, आप देखते होंगे कि दुनिया के जो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो कहकर बेच रहे हैं, उनको डालने से केंचुए मार्केट आपके खेतों में नहीं होते, राइट। हमारे खेतों में अगर आप भूमि पावर लगातार 2 साल यूज कर लो तो वहां पे धीरे धीरे केंचुए आने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे खेतों के अंदर इतने बेहतरीन रिजल्ट आने का कारण क्या है, ये कॉम्बिनेशन, राइट। तो इसलिए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनमें कॉम्बिनेशन में डाला जाता है, तो जिसके रिजल्ट जो है वो ज्यादा बेहतरीन है। और यही कारण है कि भूमि पावर, मैं बोलूंगा कि इतना इंपॉर्टेंट जो आपका प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके बगैर आप जमीन को उपजाऊ करना संभव ही नहीं। मैं सीधी बात बोलूं, मतलब अगर आप बोलोगे सर ग्रो बहुत बढ़िया है, प्रीमियम बहुत बढ़िया है, फ्लाम बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं कहूंगा वो सारे बढ़िया हैं, लेकिन भूमि पावर के बगैर जीरो है। तो भूमि पावर का इस्तेमाल जब तक आप इसको लगातार अपने 1-2 साल नहीं करोगे, आपकी जमीनों की पीएच वैल्यू को कंट्रोल करता है, माइक्रोब लेवल को बढ़ाता है, कार्बन के लेवल को बढ़ाता है, और जो बाकी न्यूट्रिएंट जो बैलेंस इनबैलेंस हो चुके हैं उनको बैलेंस करता है। तो इसलिए ये इसके जो बेहतरीन रिजल्ट हैं, और रिजल्ट्स आपको सबको दिख ही रहे हैं, और कई 20 सालों से हम सब लोग देख रहे हैं इसके रिजल्ट बाकियों से बहुत ज्यादा बेहतरीन, राइट। और बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुके होंगे अब इसके इस्तेमाल के कारण। अब हम लोग भूमि पावर का इस्तेमाल जमीन में ही क्यों करते हैं, स्प्रे में क्यों नहीं करते, या ऊपर से ब्रॉडकास्टिंग क्यों नहीं करते? तो ध्यान देखिए, मैंने लास्ट बार वाली मीटिंग में भी बोला था, आपको बीज अंकुरित करने से समय हमें फास्फोरस, पोटाश और मैग्नीज, इन चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिसके कारण उस समय ज्यादा से जल्दी उसका बाहर पौधा आए और वो अंकुरित हो। तो भूमि पावर में इसके अलावा कार्बन, उसकी जो पीएच वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाने के लिए, माइक्रोब उसके अंदर अगर क्वांटिटी कम हो गई है हमारे माइक्रोब्स की, तो उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिससे हम अपनी जमीन को, खराब से खराब जमीन, मैं कह रहा हूं बंजर जमीन लेके आओ, उसमें भी भूमि पावर डालोगे, आफ्टर 3 to 4 ईयर वो भी बंजर उपजाऊ बन जाएगी। ये चैलेंज है, राइट। तो ये चीज किसी भी ऑल ओवर इंडिया में किसी भी प्रोडक्ट में अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहां पे लोग क्वालिटी से ज्यादा प्राइस के ऊपर बेचते हैं। वो लोग, उनको पैसा, उनको पर्पस है कि कितने में बेच सकते हैं। हमारा पर्पस कितने में बेच सकते नहीं है, हमारा मकसद है हम कितना रिजल्ट ला सकते हैं। हम रिजल्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो बेचने के ऊपर काम कर रहे हैं, दो डिफरेंस बहुत बड़े हैं, राइट। तो ये भूमि पावर है। दूसरे नंबर पे है जो मैं बोलूंगा, तो दूसरे नंबर पे है एसटी। बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी कंफ्यूजन है एसटी को लेके। देखिए एसटी, मैं जरूर बोलूंगा कि बहुत सारे लोगों को लगता है एसटी मतलब सीड ट्रीटमेंट। एक्चुअल में इसका नाम होना चाहिए प्री सोइंग या पावर प्लांट सोइंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसटी का मतलब ये नहीं है कि केवल सीड को ही लगाना है। मतलब जब जमीन से बीज को अंकुरित करने से लेकर उसकी ब्रांचेस निकलने तक, मतलब उसके 7 डेज तक, 70 to 10 डेज तक जितना उसको खाना चाहिए वो सारा इसमें डाला हुआ है। जरूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए आपने बीज के ऊपर नहीं लगाया तो क्या हुआ, स्प्रे कर दो इसको, अच्छे रिजल्ट आएंगे, राइट। क्योंकि इसके अंदर ह्यूमिक पावर भी है, अमीनोज भी है, सीवीड भी है, फल्विक भी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है, प्लांट एक्सट्रैक्ट भी है।
कॉम्बिनेशन है ये पूरा का पूरा। अब यहां पे अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे दो चीजें कम हो गई, माइक्रोब्स नहीं है इसके अंदर, राइट, भूमि पावर में थे, इसमें नहीं है, कार्बन नहीं है इसके अंदर, उसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, तो कुछ चीजें उसके अंदर ज्यादा है, इसके अंदर कम है। लेकिन ये जो काम आप उसको कर रहे हो बेसिकली सॉयल कंडीशनर के रूप के लिए काम, लेकिन यहाँ एसटी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं सॉयल कंडीशनर को करने के लिए नहीं, बीज को जल्दी से अंकुरित और स्वस्थ करने के रूप में। तो इसके अंदर जो मेजर पार्ट है, ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर है। नाइट्रोजन भी उसके अंदर है, फास्फोरस ज्यादा है, पोटाश ज्यादा है, कैल्शियम मैग्नीशियम ज्यादा है, सल्फर है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, बोरोन है, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेट है, प्लांट हार्मोन्स है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके एसटी में है, और एसटी ग्रीन प्लैनेट का सबसे महंगा प्रोडक्ट है, मैं आपको बोलता हूं, जिसकी सबसे ज्यादा कॉस्ट आती है, सबसे ज्यादा कॉस्ट। क्यों? क्योंकि जो ये कर सकता है ना, अगर आपने पहली स्टेज, जिसको हम पहली स्टेज को हम बोलते हैं प्लांट की, बीज के अंकुरित होने से लेकर उसके 10-15 दिन का जो पीरियड रहता है, उसका टाइम जो है उसको हम पहली स्टेज बोलते हैं। अगर आपने किसी भी फसल पे इसको पहली स्टेज के ऊपर स्प्रे कर दिया, तो आप ट्रेमेंडस रिजल्ट देखोगे। ये ग्रो का गुरु है, राइट, ग्रो अलग पार्ट है, ग्रो में इससे चीजें कम है, ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप इसको 15 दिन या 25 दिन के बाद में इस्तेमाल करोगे, तब ये काम नहीं करेगा, क्योंकि उस समय हमें अलग एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत है, उस समय हमें कैल्शियम की ज्यादा जरूरत है, उस समय हमें पोटाश नहीं चाहिए, फास्फोरस चाहिए ज्यादा, राइट। तो हर एक प्रोडक्ट के अंदर बैलेंस डाइट बनाई हुई है, जो कि मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के पास नहीं है। मात्र अगर आपको लगता है, किसी बंदे को लगता है कि भाई साहब हमारा प्रोडक्ट महंगा है, तो लगता कितना है एक एकड़ का? 250 से 300 या 500 ग्राम, राइट। अगर आप किसी सीड को भी लगाते हो तो कितना लगता है? बहुत कम लगता है। स्प्रे करोगे तो 250 से 300 ml लगेगा, लेकिन रिजल्ट्स जो इसके हैं वो आप मैच कभी नहीं कर सकते, वर्ल्ड के किसी प्रोडक्ट को मैच नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो उसकी जो प्रक्रिया है, बीज अंकुरित से लेकर उसका जो पहला टर्म है, उसके लीफ ट्रांसप्लेशन तक, ये आपको बहुत बड़ी हेल्प करता है। तो सीड ट्रीटमेंट के चक्कर में लोगों के दिमाग में ये फिक्स हो गया कि भाई ये बीज के ऊपर लगाने के लिए ही है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ये बीज के ऊपर तब इसलिए लगाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी उसका फर्टिलाइजेशन है जो जल्दी हो जाए। मान लीजिए बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिसमें बीज है ही नहीं, जिसमें हम पौध लगाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, जैसे बहुत सारी और चीजें, तो उसके ऊपर एसटी लगाओ ना। और मैं गारंटी देता हूं, जिसके ऊपर आप एसटी इस्तेमाल करोगे उसके रिजल्ट मिनिमम से मिनिमम जो 20% ग्रो कर जाएंगे नॉर्मल रिजल्ट, क्योंकि जो बच्चा जन्म से ही ताकतवर हो गया, उसको बाद में आप धीरे धीरे ग्रो ब्लूम से लेके जितना मर्जी आके लेके जा सकते हो। तो ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। जितने भी सीड ट्रीटमेंट मार्केट में आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा वो फंगस को खत्म करने के लिए होते हैं, वायरस को खत्म करने के लिए होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर उसकी स्टेज 1 के लिए मार्केट में अवेलेबल ही नहीं। स्टेज 1 के लिए केवल अगर हम बात करें तो 99% लोग डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, बस दैट्स ऑल, इसके अलावा नहीं है मार्केट में। तो यही एक इकलौता प्रोडक्ट है जो हम स्टेज 1 के लिए बेहतरीन ढंग से सॉइल एप्लीकेशन और फॉलियर एप्लीकेशन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके रिजल्ट आपको 100% बेहतरीन मिलेंगे। तो मैं तो उल्टा ये भी कहूंगा कि जहां पे आप सीड के ऊपर लगाकर स्प्रे कर रहे अपना डाल रहे हो, उसके बाद में जब अंकुरित हो गया उसमें एक आध स्प्रे कर और डाल दो, तो आप देखो रिजल्ट क्या है। क्योंकि जितने ज्यादा बैलेंस डाइट पौधे को मिलेगी, उतना ही ज्यादा प्रभाव हमारे खेतों में बेहतरीन होगा। और एसटी और भूमि पावर को क्यों कॉम्बिनेट करता हूं मैं? क्योंकि भूमि पावर सॉयल, उसकी गर्भ जो है, जमीन की पीएच को सुधारने का सबसे बड़ा काम करता है, और उसके ऊपर अगर बैलेंस न्यूट्रिशन हम डाल दी
तो सोने पे सुहागा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भूमि पावर और एसटी को दोनों को मिलाकर या दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल करो, या आप भूमि पावर कर रहे हो उसके बाद सीड ट्रीटमेंट करो, स्प्रे करो, कुछ भी जो भी आपको अवेलेबल अलग टू अलग फसल के ऊपर जैसे आपको लगता है उसके ऊपर करो। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए एसटी के लिए 90% लोगों के दिमाग में है कि ये केवल सीड के ऊपर ही काम करता है, नहीं। तो हम इसको पौधे के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं, और लेकिन इसको करना स्टेज 1 के लिए ही है। तो भूमि पावर आपका सॉइल कंडीशनर है और ये आपका स्टेज 1 को क्लियर करने के लिए। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, इसको लगातार आप इस्तेमाल करो। तो ये दोनों प्रोडक्टों का मेरा ख्याल कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा कि भूमि पावर क्यों जरूरी है हमारे लिए। क्योंकि आप जितने भी बेहतरीन मार्केट से 200, 500 रुपए, 600 रुपए, 2000 रुपए का प्रोडक्ट ले आओ मार्केट में, लेकिन तब भी जो है उसके जो रिजल्ट्स इतने नहीं आ पाएंगे जितने की यहाँ पे आ सकते। तो इसको हम लोग स्प्रे कर सकते हैं दोनों ढंग से। ड्रिप करो, ड्रिप इरिगेशन में लगे, जैसे अभी प्लांट हॉर्टिकल्चर में आप ड्रिप इरिगेशन से दे सकते हो, राइट। तो हमारे पास न्यूट्रिशन देखो, जितने भी ग्रीन प्लैनेट के पास प्रोडक्ट हैं वो स्टेज के हिसाब से बनाए गए हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, राइट। तो इन चीजों के ऊपर बनाए गए हैं। तो एक चीज है, मनजिंदर को लेके आया हो रहा शेड्यूल प्रिंट की हुआ शेड्यूल मनजिंदर। तो मैं आज अभी आपको बताता हूँ, हम लोगों ने अभी एक नया काम शुरू किया है कि हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कौन सा प्रोडक्ट को कब 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 इस्तेमाल और कितना कितना करना चाहिए। तो अब धीरे धीरे हम लोग एक आपको शेड्यूल्स बनाकर देने वाले हैं। कुछ फसलों के बन चुके हैं, कुछ फसलों के हम दे रहे हैं, ताकि कौन सी फसल पे आपको कौन सा प्रोडक्ट कब कब कितना कितना इस्तेमाल करना है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, राइट। तो जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं भूमि पावर प्रीमियम से लेकर आपका ब्लूम और फ्रूटर तक, ये हर एक अलग अलग स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ध्यान रखो कौन सा प्रोडक्ट कौन सी स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। तो इसलिए इसके मैं अपने हार्ट से ये बोलूंगा कि जो रिजल्ट एसटी दे सकता है, तो मेरा ख्याल वो रिजल्ट आपको ग्रो नहीं दे सकता। ग्रो बाद का काम है, जब वो 20-25 दिन के बाद प्लांट बड़ा हो चुका है, तब हमें वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए। हमें उसके अंदर की न्यूट्रिएंट्स को नहीं बढ़ाना है, हमें उसकी टहनियों को नहीं बढ़ाना है, हमें केवल वेजिटेटिव ग्रोथ देनी है। तब हमें उसको ग्रो नाइट्रोकिंग इनकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हम किसकी जरूरत पड़ेगी, एसटी की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं, इसको ध्यान से करिए। भूमि पावर का इस्तेमाल हम किसी भी केमिकल के साथ कर सकते हैं, एसटी का भी इस्तेमाल किसी भी केमिकल के साथ कर सकते हैं। केमिकल कुछ नहीं करता हमें, राइट। तो ध्यान रखिए केमिकल, लेकिन ये जरूर है आप किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर को और ग्रीन प्लैनेट के फर्टिलाइजर को घोल कर रखो मत। ध्यान से सुनो मेरी बात। मान लीजिए केला ग्रीन प्लैनेट नहीं, बाकियों के लिए भी बात कर रहा हूं। कई बार हम क्या करते हैं कि हम लोगों ने कल को स्प्रे करनी है या 2 घंटे या 3 घंटे के बाद में स्प्रे करनी है, तो हम पहले ही 2 केमिकल को मिक्स कर देते हैं, घोल बना लेते हैं, और उसके बाद में घंटे 2 घंटे के बाद में धीरे धीरे उसको उसमें से डाल के करते हैं। ये गलत सिस्टम है। प्लीज, हमें अगर 2 से ज्यादा केमिकल्स को या 2 से ज्यादा प्रोडक्टों को इकट्ठा करना है, तो उसका सोल्यूशन पता क्या है कि मान लीजिए आप 15 लीटर की टंकी कर रहे हो, तो 15 ml ये डालना है, तो 15 ml प्रोडक्ट ए लिया वो डाल दिया, 15 ml प्रोडक्ट बी लिया तो वो डाल दिया। मतलब वो जो घुले वो पानी के अंदर घुले, जिससे क्या होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। कई बार क्या करते हैं लोग, डायरेक्ट बोतल को मिक्स कर देते हैं, तो कई बार वो उसमें केमिकल रिएक्शन आ जाता है, राइट। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कौन से प्रोडक्टों को कौन से प्रोडक्टों में मिक्स नहीं करना चाहिए। जिन प्रोडक्टों के अंदर माइक्रोब्स हैं, राइट, जैसे हम लोग बोलते हैं कि फंगीसाइड, जो हमारा फंगीसाइड है, राइट, उसको हम कहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल मत करो। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जो फंगस को खत्म करने वाले हैं, बैक्टीरिया को खत्म करने वाले हैं।
तो जब हम उसको प्रीमियम के इस्तेमाल के साथ करेंगे, मूंगफली का इस्तेमाल करोगे, तो वो उल्टा हमारे माइक्रोब्स को खत्म कर देगा, राइट। तो इसलिए जितने भी आपके माइक्रोब्स वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको पानी में घोलो जाकर, राइट। तो पानी में मतलब कि जब भी आप किसी भी 2 प्रोडक्टों या 3 प्रोडक्टों को इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट पानी में फेंकोगे तो उसका रिएक्शन नहीं होगा, राइट। वो डायरेक्ट स्प्रे हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे कि मैं आपको बताने वाला था कि ये अभी मेरे पास ये एक शेड्यूल है, ये सिट्रस का शेड्यूल है, राइट। आप देख सकते हो इसको, सिट्रस का शेड्यूल है ये, राइट। इसमें पिक्चर बनी हुई है पर्टिकुलर कि कौन से समय पे कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। बेसल डोज, अगर हम बेसल डोज की बात करेंगे सिट्रस में, तो भूमि पावर 50 ग्राम, राइट। अगर 1 साल का है, 2 से 4 साल का है तो 50 से 60 ग्राम, और 5 साल है तो 100 ग्राम। प्रीमियम 10 ग्राम, और 2 से 4 साल में 20 ग्राम, और 5 साल से ऊपर 40 ग्राम। रूट पावर 10 ग्राम, 20 ग्राम 2 साल का, और 5 साल है तो 4 किलो, राइट। सॉरी 40 ग्राम। ऐसे प्रॉम 1 किलो, 1.5 किलो, 4 किलो। सीड ट्रीट पोटाश आधा किलो, 1 किलो, 3 किलो। इसी तरह सीड ट्रीटमेंट 10 ml, 20 ml, 40 ml। तो ये थी बेसल डोज। तो वेजिटेटिव ग्रोथ जब हम केवल टहनियां ही बढ़ानी है, हमारा पर्पस वहां पे फ्रूट लेना नहीं है, हमें सिर्फ टहनियों को ही बढ़ाना है। उस समय ग्रो जो है 2 ml, 3 ml, 7 ml। नाइट्रोजन 2 ml, 3 ml, 7 ml। इसी तरह से मैग्नीज EDTA 1 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम। जिंक सल्फेट 10 ग्राम, 20 ग्राम, 40 ग्राम। स्पैरोलाइट आप डालते हो। तो अब अगली स्टेज आती है ब्लूमिंग स्टेज, लेवल स्टेज 3। वहां पे हम लोग जो ब्लूम है 2 ml, 5 ml केवल मात्र 2 साल से बड़े वाले में, 1 साल से नीचे जो प्लांट्स है वहां पे जरूरत नहीं है। इसी तरह से 13-00-45, राइट। फेरिस EDTA, जिंक EDTA। तो इन सब का हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं आपको ज्यादा बेहतरीन ढंग से इसको बनाकर हम दे। इसी तरह से मेरे पास प्रोमोगेनेट है, इसका मेरे पास शेड्यूल बना पड़ा है। तो ऐसे इसके अलावा 8-10 हम लोगों ने इसके शेड्यूल बनाए हुए हैं, इसको आप पढ़िए, उसके हिसाब से ही आप इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरा ये आपको समझाने का पर्पस यही है कि आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेज के ऊपर कौन से एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो आपको वो वाली इस्तेमाल करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, तो इसको मैं PPT को खत्म करता हूं, राइट। तो आपको नॉर्मल एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी फसल है जहां पर आपके रूट्स के अंदर फ्रूट है। मान लीजिए आपका जैसे पोटैटो हो गया, हल्दी हो गया, स्वीट बीटरूट हो गया, राइट। तो बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जहां पर हमें क्या है, नीचे के जो पार्ट है उसको ही बड़ा करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें वेजिटेटिव ग्रोथ भी देनी पड़ती है। हमें वेजिटेटिव ग्रोथ भी देनी है तो नीचे वाले हिस्से को भी बढ़ाना है। तो वहां पे हमें 2 एलिमेंट लगेंगे। पहले नंबर पे एलिमेंट लगेगा नाइट्रोजन, किसके लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। दूसरे नंबर पे एलिमेंट लगेगा पोटाश, नीचे का हिस्सा जो ज्यादा बड़ा हो, ज्यादा क्वांटिटी हो। तो वहां पे हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, N होना चाहिए हमारे पास, P हमारे पास जरूरत नहीं है, 0 हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो K है वो ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। तो ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, राइट, जैसे कि 13-0-45। 13-0-45 का मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन हमने 13 दे दी, फास्फोरस की जरूरत नहीं उस स्टेज के लिए, 0 कर दी, और अभी पोटाश ज्यादा चाहिए, 45 कर दी। तो ये ध्यान रखो कि हमें आज की डेट में 100 से ज्यादा तरह भी फर्टिलाइजर आएंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सी फसल पे कौन सी स्टेज के ऊपर कौन सा इस्तेमाल करना, केवल इतना ही सीखना है। तो उसके लिए भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो हम ये शेड्यूल्स बनाकर आपको बता देंगे कौन सी स्टेज के ऊपर कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है। क्योंकि अभी जो आने वाले दिनों में वाटर सॉल्युबल जो फर्टिलाइजर हम लेके आ रहे हैं, कम से कम 10 तरह के प्रोडक्ट हैं,
अलग अलग 0 52 0 32 पता है कितने कितने तरह के आएंगे आपके, तो आप तो हैरान हो जाओगे भाई साहब ये तो सब तो एनपी के ही हैं। नहीं, कब कौन सी स्टेज के उनकी स्टेज में डिफरेंस है। अगर आपने गलत स्टेज के ऊपर इसको इस्तेमाल किया तो उसका वैल्यू उतना नहीं रह पाएगा जितना होना चाहिए। तो इसलिए मेरा जो आज का तात्पर्य था आपको भूमि पावर और एसटी के बारे में क्लैरिफाई करना। भूमि पावर हमारा जो है उसका जमीन के कंडीशनर करने के लिए, उसके अंदर माइक्रोब्स लेवल को बढ़ाने के लिए, उसके कार्बन को बढ़ाने के लिए और न्यूट्रिशन को बैलेंस करने के लिए वो हम काम करते हैं। तो मार्केट में जो आपके क्वेश्चंस थे तो बहुत सारे मेरे ख्याल आपके क्लियर हो गए होंगे कि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सर भूमि पावर और मार्केट के अदर प्रोडक्ट्स जाइम वगैरह है उसमें क्या डिफरेंस है। तो भाई साहब जो आपके मार्केट के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर सीवीड, ह्यूमिक पावर और ज्यादा से ज्यादा फल्विक दे 3-4 चीजों को मिक्सचर करके ही बना रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है उसके अंदर। तो अगर वहां पे गलती से भी किसी ने ये कर दिया ना उसके रिजल्ट्स उतने नहीं आ पाएंगे जितने होने चाहिए हमारे पास। इसके लिए हमें माइक्रोब्स, ट्रेस एलिमेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट भी चाहिए उसके अलावा, तब जाकर हमारा एक कॉम्बिनेशन बनता है, राइट। तो उसके बाद में बहुत सारे किसानों ने लिखा कि एसटी को धान के बीज पे पेड़ी के ऊपर कैसे करें। मैंने आपका इसका आंसर दे दिया कि जरूरी नहीं है कि भाई आपको उसके बीज के ऊपर ही लगाना है। तो जहां पे आप बीज नहीं लगा सकते वहां पे स्प्रे कर दीजिए, लेकिन ये जो स्प्रे करनी है स्टेज 1 पे ही करनी है, स्टेज 2 पे नहीं करनी। तो जितनी भी फसलें आपकी स्टेज 1 पे हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, चाहे पैडी है, चाहे वो आपका राइस गेहूं है, कुछ भी हो, चाहे आपके वो हॉर्टिकल्चर की हो ना हो, लेकिन स्टेज 1 के ऊपर ये काम करेगा और बेहतरीन काम करेगा, राइट। और दूसरा जो है आपका डोज की बात कर रहे हो, राइट। देखो ध्यान से देखो, जितनी भी आपकी शॉर्ट कम समय वाली फसलें हैं, मान लीजिए कोई 30 दिन की फसल है, कोई 60 दिन की फसल है, कोई 90 दिन की फसल है और कोई 120 दिन की है, कोई पूरे 1 साल की, राइट। तो जितना पीरियड बड़ा होगा उतना ही ज्यादा फर्टिलाइजर लगेगा, ये क्लियर करना, राइट। अगर मान लीजिए आपके जमीन में मात्र 30 दिन की फसल है लगानी है आपने, जैसे धनिया लगा दिया, राइट, बहुत सारी छोटी छोटी फसलें हैं जो 30 दिन की है, तो मेरे ख्याल से वहां पे 4 किलो डालने की जरूरत नहीं है, 2 किलो भी डालोगे काम करेगा, 100% करेगा, क्योंकि वहां पे न्यूट्रिशन की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं चाहिए जितना, हाँ उसकी अगर जमीन की कंडीशन को बढ़ाना है तो आप कर सकते हो। अब जैसे रोटेशन बड़ा होगा तो क्या होगा कि उसके ऊपर आप 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 6 किलो, 8 किलो तक भी जा सकते हो। और जरूरी नहीं है कि ये वेसल डोज पे ही करना है। जैसे मान लीजिए आपने शुगर केन है, तो शुगर केन को, आपका जो शुगर केन है वो तो 1 साल का है, तो आप इसको जब तक आपका जो शुगर केन का पौधा है कमर तक नहीं जाता तब तक आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो। तो आप भूमि पावर को बेसल डोज के बाद में भी 1 या 2 बार उसका ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो, क्योंकि उसका पर्पस सुन लीजिए। पर्पस हमारा क्या है कि जमीन के अंदर कार्बन की मात्रा बढ़ाना, जमीन के अंदर माइक्रोब्स की मात्रा बढ़ाना, जमीन के अंदर उसकी पीएच वैल्यू को ठीक करना और न्यूट्रिएंट को संतुलित करना, ये हमारा भूमि पावर का काम है, राइट। तो बेसल डोज करने का पर्पस यही होता है ताकि जमीन में बाद में स्प्रे अब बीच में घुसकर उसको हम नहीं कर सकते, जिसके कारण हमें ये दिक्कत आती है। तो इसलिए जितनी छोटी फसल उतनी क्वांटिटी कम होगी, जितनी फसल ज्यादा होगी उतनी क्वांटिटी ज्यादा होगी। अब एसटी का जो आप बोल रहे हो, एसटी के ऊपर आप किसी भी फसल के ऊपर, आप सोयाबीन की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं किसी भी फसल के ऊपर आप स्प्रे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप उसको सोयाबीन के ऊपर करो, राइस के ऊपर करो, गेहूं के ऊपर करो, किसी के ऊपर करो, लेकिन ध्यान रखिए छोटी फसल आपकी होगी तो 250, 300, 350 से ऊपर आपका प्रोडक्ट नहीं लगना चाहिए। ये नहीं है कि आप 1 लीटर स्प्रे कर दो, गलत है, नहीं होगा। छोटी फसल है तो अल्टीमेट स्टेज 1 कोई भी फसल होगी, चाहे वो गेहूं की है, सोयाबीन की है, पैडी की है, कुछ भी है, वो उसका जो लेवल होगा वो छोटा ही रहेगा,
तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा 300 350 ml तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे ज्यादा की रिकमेंडेशन मैं नहीं करता, क्योंकि अगर आपने किसी भी एलिमेंट को ज्यादा इस्तेमाल करते हो, मान लीजिए आपने नाइट्रोजन ज्यादा डाल दी, तो भाई साहब वो फास्फोरस को लेना बंद कर देगा, वो पोटाश को लेना बंद कर देगा। तो इसलिए हमें संतुलित आहार चाहिए, ना कि अलग अलग तरह से बोलना। तो ये हमारे जो प्रोडक्ट हैं, ग्रीन प्लैनेट की जो टेक्नोलॉजी है, टचवुड, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं अभी तक भारत में अवेलेबल नहीं है। इसके प्रोडक्टों का आप किसी से तुलना नहीं कर सकते। मैं ये हमेशा यही बोलता हूं कि मर्सिडीज का मारुति के साथ कोई तुलना नहीं। तो इसलिए हमारे हर प्रोडक्ट में, जो मैंने आपको पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट दिखाए, हर प्रोडक्ट में है, लेकिन उसका बैलेंसिंग अलग अलग है। क्योंकि छोटा सा बैलेंसिंग, जैसे मैंने आपको बोला छोटी सी चीज कि मान लीजिए आपके मोलिब्डेनम ही नहीं है आपके प्लांट को मिला, तो आपका जो प्रोडक्ट आपने जो कैल्शियम डाला, आपने बोरन डाला, तो वो उसको लग ही नहीं पाएगा। तो आपने इतना महंगा प्रोडक्ट मार्केट से लेके आए, 2000-2500 रुपए किलो लीटर का लेके आए, तो अगर वो काम ही नहीं करेगा, तो 90% बड़े बड़े कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं वो फेल होने का कारण सबसे बड़ा ये है। तो जो छोटे तत्व हैं उनका अवेलेबिलिटी देना हर स्टेज पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे हर प्रोडक्ट में हर स्टेज के ऊपर ये है। तो भूमि पावर को हम लोग बेसल डोज अपनी जमीन को रिपेयर करने के लिए, अपनी जमीन को उपजाऊ करने के लिए 100% इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी एक आंसर है कि इसको एक्सपायर, भाई साहब ये एक्सपायर कभी नहीं होते, ध्यान रखिए। इसकी केवल जो क्षमता है वो थोड़ी कम होगी, लेकिन एक्सपायर नहीं होते, क्योंकि ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल तो है नहीं कि भाई इतने दिन के बाद इसका बल्ब फ्यूज हो जाएगा, नहीं। तो इसलिए कार्य क्षमता धीरे कम। आप मान लो जी आपके घर में काली मिर्च पड़ी है, तो काली मिर्च अगर आप 6 महीने में इस्तेमाल कर लोगे तो अच्छा स्वाद आएगा, 2 साल के बाद करोगे थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा, सेम इसीलिए। तो इसका एक्सपायरी कुछ नहीं होता, लेकिन अंडर द लेवल लॉ हमें 3 साल लिखना पड़ता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, राइट। तो इसलिए आप इसको बहुत बढ़िया ढंग से जो है, क्या लिखा है जी, एसटी स्प्रे का सोयाबीन का उगने, बिल्कुल उगने के बाद कर सकते हो 101%। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो सीड लेके आते हो मार्केट से, आप जैसे ककुम्बर का सीड लेके आ रहे हो मार्केट से, वहां उसके ऊपर पहले से ही फंगीसाइड लगा हुआ है। तो अगर हमने उसके ऊपर एसटी लगाया तो फंगीसाइड खराब हो जाएगा उनका। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिन बीजों को आप बाजार से खरीद के लेके आते हो उनके ऊपर 100% फंगीसाइड लगे रहते हैं, तो उन पे आप एसटी का इस्तेमाल मत करो, उगने के बाद में करो। वहां पे क्या करना है, उगने के बाद में करना है। क्योंकि आप मान लीजिए सोयाबीन का बाजार से किसी कंपनी का लेके आ रहे हो सीड, तो उन्होंने उसको उसके ऊपर पेस्ट किया होता है ताकि उसमें फंगस ना लगे, राइट। तो उन ऐसी दिशा में अगर हम उसके ऊपर एसटी लगाएंगे, पानी लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो उनका जो पहला लगा हुआ केमिकल है उतर जाएगा। तो इसलिए आप वहां पे दोबारा कर सकते हो उसमें करने का, राइट। तो हाँ, डोज मैंने आपको बोला कि जो स्टेज 1 डोज होती है, जो स्टेज 1 कब होती है, जब पौधा छोटा होता है, राइट। तो छोटे पौधे के लिए अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो मेरे हिसाब से 250, 350, 300, 250, 300 इतने से ज्यादा जरूरत नहीं है। अब अगर आप ज्यादा डाल रहे हो, 1 लीटर तक स्प्रे कर रहे हो, मेरे हिसाब से उसका हम पैसा खराब कर रहे हैं। 250-300 लीटर ml, ज्यादा से ज्यादा 400 डाल लो, इससे ज्यादा मेरे हिसाब से डालने की जरूरत नहीं है, इतने में ही सफिशिएंट है, राइट। तो दूसरा एक बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर जो है जो डाल रहे हैं उनको कितना कम करें। देखो एक चीज मेरे ध्यान में रखो प्लीज, कि आप सब लोगों के पास घर में लैब नहीं लगी हुई, आप सबको किसी को नहीं पता किसी की जमीन कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। आप मान लीजिए आपने आंखें बंद करके किसी अच्छी जमीन में कम प्रोडक्ट भी डाल दिए तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, लेकिन गलती से भी बुरी जमीन पे आपने कम प्रोडक्ट डाल दिए तो रिजल्ट नेगेटिव हो जाएंगे, कम होंगे।
रिजल्ट कम आएंगे। तो इसलिए पहले साल, मैं हमेशा बात बोलता हूं, किसी भी किसान को बोलो भाई साहब पहले साल आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्चा कर लो, लेकिन अगले साल मैं आपको बता सकता हूं आपकी जमीन के अंदर ताकत है या नहीं। तो अगर ताकत होगी तो 20%, 30%, 40%, 50% कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले साल ये दिक्कत है, राइट। तो मेरा ख्याल भूमि पावर और एसटी का पूरे लोगों को क्लियर हो गया होगा, और इन्हीं बातों से मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं। आप सब लोगों ने मेरे को लगभग 1.5-2 घंटे सुना, तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको दे पाऊं, क्योंकि छोटी छोटी कंफ्यूजन से हम कई बार अपना बिजनेस खत्म कर लेते हैं, या हम पता नहीं चलता, या आपके पास बहुत सारे क्या होते हैं आज की डेट में, बहुत डंडे वाली, मैं कंपनियां बोलता हूं, डंडे वाली कंपनियां बहुत आ चुकी हैं। डंडे वाली कंपनियां वो हैं जिन्होंने घर में ही ड्रम रखे हुए हैं और वो डंडे से गोल गोल के आपको दे रहे हैं। तो मैं प्लीज आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूं, डंडे वाली कंपनियों से बच के रहना प्लीज, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने मात्र 1-2 साल के अंदर गायब हो जाना है, दिखना ही नहीं है, लेकिन वो आपकी मार्केट को खत्म करके चले जाएंगे, आपके फार्मर को खत्म करके चले जाएंगे। तो इसलिए प्लीज उनका थोड़ा सा ध्यान रखो, वो ऐसे इंसेक्ट हैं, उनसे बचकर रहना है। और कॉम्बिनेशन मैं गारंटी देता हूं कि जो अपने प्रोडक्टों के अंदर है वो चैलेंज है, किसी भी बंदा आ जाए ना उसको बोलो कि भाई साहब हमारा प्रोडक्ट लैब में टेस्ट करा, तुम्हारा प्रोडक्ट लैब में टेस्ट करा, जो बढ़िया होगा वो कर लेना, राइट। और यही कारण है कि इंडिया में जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो ग्रीन प्लैनेट के प्रोडक्टों को इस्तेमाल करते हैं, जो चैलेंज के साथ हो। तो इन्हीं बातों से आप सब लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं, और आपको भगवान से यही करूंगा प्रार्थना कि आप सब लोगों का ये सीजन बहुत अच्छा जाए और आपकी सेहत बहुत अच्छी हो, परिवार कुशल मंगल हो। गर्मी बहुत ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा नींबू पानी का इस्तेमाल करो, क्योंकि जितना भी आप लोग बाहर घूम रहे हो, विटामिन जो सी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। दिन में कम से कम 2 से 3 बार नींबू पानी का जो सेवन करो, ताकि हमें जो लू ना लग सके। अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि आप सब लोग एक इंजन हो अपनी जो घर के, तो इंजन में खराबी नहीं आनी चाहिए। अगर इंजन में खराबी नहीं आएगी तो डिब्बे धड़ाधड़ भागते जाएंगे। तो इन्हीं बातों से आप सब लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। ग्रीन मॉर्निंग।